जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो मेंस मिस्टेक्स इन यूपीएससी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। कुल मिलाकर मामला यह है कि 2022 जून में प्रीलिम एग्जाम हुई थी। उसमें जो बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया था उनके लिए हमने ऑफलाइन टेस्ट रखी थी और उसके पेपर्स को इवेलुएट करके क्या क्या गलतियां दिख रही वो हम देख रहे हैं। इसका पहला एपिसोड हम कर चुके हैं कि जहाँ पर हिस्ट्री के अंदर बच्चों ने क्या गलती की थी वो हमने देखा था। कुल मिलाकर रिकेप करना हो जल्दी से, तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन उन्होंने मिस कर दिए थे, छोड़ दिए थे। जो नहीं पूछा ऐसी फालतू की पंचायत लिखी थी। कंटेंट में फैक्ट्स बहुत गलत लिखे थे। कंसाइज एक्सप्रेशन मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात लिखनी चाहिए, उसकी जगह रिपीटेटिव बोल बच्चन किया था। सेकेंडरी चीजों पर ज्यादा बात, मेन जो प्रश्न है उसको कवर ही नहीं किया। बहुत लंबे लंबे इंट्रोडक्शन लिखे, वर्ड लिमिट को रिस्पेक्ट नहीं किया। हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजी और टाइमलाइंस का महत्व है, लेकिन वहां पर भी गलतियां देखी गई थी। कंक्लूजन लिखा लेकिन वो कंक्लूजन जैसा लगा नहीं। और जो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव वर्ड था कि एनालाइज करो, डिस्कस करो, तो उस हिसाब से जवाब बनाए नहीं, लॉजिकल ऑर्डर में गलतियां थी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी हिस्ट्री की। अब आज हम देखेंगे पॉलिटी के आंसर राइटिंग फॉर जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2, उसमें बच्चों ने क्या गलती की। इसकी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मुदित सर। मुदित सर जो यूपीएससी कोचिंग फील्ड में पिछले 7 साल से ज्यादा समय से ऑनलाइन और ऑफलाइन फील्ड में एक्टिव है। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सी सेट ये सब्जेक्ट सर के मास्टरी है। यूट्यूब पर इनका अपना खुद का चैनल है जिस पर 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you for your time and inviting me. तो सर, ये मेंस पेपर 2 के पेपर आप जो चेक कर रहे थे उसमें क्या क्या गलतियां देखी, इसको आज डिस्कस हम करने वाले हैं। मित्रों, सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम पूरा मॉडल आंसर नहीं बताएंगे कि क्या है, वो तो आप बाकी भी यहाँ पर क्लासेस होते हैं उसमें आप देखते रहें। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है जल्दी से बता दें कि ये गलतियों से बचना है। सो लेट अस ऑब्जर्व द क्वेश्चंस दैट वी हैड सेट इन द मॉक टेस्ट। पहला एक क्वेश्चन ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बताया कि मीडिया भारत में कांगारू कोर्ट का काम कर रहा है, जिसके चलते डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस को कुछ जोखिम है। क्वेश्चन इससे लंबा है, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो मुदित सर, ये जो क्वेश्चन था, मीडिया एक्टिंग एज कांगारू कोर्ट, डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस खतरे में, इस पर बच्चों ने क्या गलतियां की थी? यहाँ पे जो गलतियां की गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि जुडिशरी का ऐसा मानना है कि जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, जो लोगों को जागरूक रखने में, सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करने में काम आता है, मीडिया का रोल जो है आजकल वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ऐसा हमारी जुडिशरी ने बोला था। इस क्वेश्चन में मल्टीपल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया कि एक तो मीडिया कैंगरू कोर्ट का जो है वो रोल प्ले कर रही है। कैंगरू कोर्ट का मतलब होता है कि अपना खुद का मीडिया ट्रायल्स हो गया और बाहरी सारे ट्रायल्स हो गए। जैसे अगर कोई बड़ा केस अदालत में है तो वो जजेस को मुश्किल हो रही है उसके तथ्य देखने में, इन्वेस्टिगेशन करवाने में, एविडेंस इकट्ठे करने में, लेकिन मीडिया जो है इधर उधर के प्रूफ, वीडियो और फोटोज वगैरह के बेसिस पे अपने ही ट्रायल कर देती है कि हाँ ये व्यक्ति तो दोषी है, निर्दोष है। तो ऐसे में यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को ये लिखना था कि मीडिया जो है वो एग्जैक्टली होती क्या है, उसको डिफाइन करना था। एक आइडियल मीडिया का रोल क्या होता है वो लिखना था। मीडिया कहाँ गलत जा रही है वो लिखना था, और हमारे को सोल्यूशन लिखना था इस प्रॉब्लम का कि इसको आने वाले समय में कैसे सॉल्व करके क्रेडिबल मीडिया बनाया जा सकता है। जितने आंसर कॉपीज यहाँ पे देखे गए उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सबने रोल ऑफ मीडिया को डिफाइन कर दिया कि हाँ मीडिया कुछ इस प्रकार से होता है, मीडिया को ऐसे करना चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, मीडिया को जो है सरकार की तरफ ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, और ये सारी बातें लिखी गई, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि किस प्रकार से मीडिया जो है वो ट्रायल कर रहा है कोर्ट के बाहर, मतलब कि जो जुडिशरी का काम है वो मीडिया अपने हाथ में ले रहा है। इस प्रॉब्लम के ऊपर किसी ने ज्यादा फोकस नहीं करा और ना ही उसका सोल्यूशन बताया कि कैसे मीडिया को रेगुलेट किया जा सकता है, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन हो या फिर मीडिया का किसी कानून के माध्यम से रेगुलेशन हो। उस बारे में किसी ने ना तो कंक्लूजन में ना ही आंसर के बॉडी में कुछ मेंशन किया। नहीं, लेकिन सब लक्ष्मीकांत रट के बैठे हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं आता इनको? नहीं तो लक्ष्मीकांत में मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले जिसमें मैंने प्रूफ करा था कि इवन दो प्रीलिम्स में 60 से 70% क्वेश्चन सीधा लक्ष्मीकांत से निकलते हैं, लेकिन मेंस में, मुख्य परीक्षा में जहां पे हमारे को सब्जेक्टिव उत्तर लिखना होता है 150 से 250 वर्ड्स में डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन, वहां पे लक्ष्मीकांत की एक्यूरेसी और सफिशियंसी जो है वो 20 से 30% से ज्यादा नहीं है, और उसके लिए हमारे को जो अखबार है, एडिटोरियल्स हैं और जो रिसेंटली चल रहा है वो हमारे को देखना होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप देखिए उसका नया एडिशन जो है वो 4-5 साल में एक बार आता है और उसमें भी कुछ खास आजकल एडिशन हो नहीं रहे हैं। तो फैक्चुअली वो किताब सफिशिएंट हो सकती है एक हद तक, लेकिन एनालिटिकली वो किताब में ज्यादा कंटेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि यहाँ पर जो प्रीलिम के प्रश्न है वो थियरी सेंट्रिक होते हैं और उसके चलते वहां पर लक्ष्मीकांत मदद करती है। पर मेंस के अंदर ये ऐसे प्रश्न है कि जहाँ पर करंट और कंटेम्पररी इशू ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट के लिए हम बोल रहे हैं, रियल आप पुराने पेपर उठा के देख लो। मैं आपको ये बताते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि
प्रीवियस ईयर के 2013 से लेके 2022 तक के टॉपिक वाइज मेंस पेपर की पीडीएफ बुकलेट हमने अनअकैडमी में बनाई है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो सब में आप टॉपिक वाइज दिया है, आराम से ऑब्जर्व करो, यू विल फाइंड आउट कि कहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सो दैट विल हेल्प यू, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये मेंस एग्जाम में इट इज मोर करंट सेंट्रिक फॉर मेंस पेपर टू पॉलिटी के क्वेश्चन, तो ये करना जरूरी है। अब ये पेपर मैं भी बाद में ऑब्जर्व कर रहा था, तो कांगारू कोर्ट का जो इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, यहाँ पर ये बच्चे ने क्या गलती की है। मीडिया आफ्टर द आउटबर्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लास्ट डेकेड हैज बिकम ओवरऑल परवेजिव। अब ये जम नहीं रहा है कि परवेजिव ड्यू टू टेक्नोलॉजी इसलिए वो खराब हो रहा है, या फिर कि उसको टीआरपी चाहिए और ऊपर नियंत्रण ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए खराब हो रहा है। तो मतलब ये दूसरी दिशा में जा रहा है, जबकि आइडियली बात क्या होनी चाहिए कि कांगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है, मीडिया ये रोल कैसे अदा कर रहा है और इससे गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी कैसे खतरे में। तो यानी यहाँ पर हमको गलती देखने को मिलती है। एक तो डायरेक्टिव कीवर्ड्स या जो कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन है आपने ठीक से नहीं देखे, और इंट्रोडक्शन भी गया वो गलत दिशा में गया। ये एक मिस्टेक जो बड़ी देखने को मिली कि कीवर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, जवाब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख नहीं रहे। दूसरी एक बड़ी गलती जो हमें देखने को मिली, इंट्रोडक्शन बहुत कमजोर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके क्या फायदे नुकसान है उसकी चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन पढ़ो क्या लिखा है यूसीसी के बारे में। रिसेंटली उत्तराखंड हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस अ ड्राफ्ट यूसीसी बिल। ये ऐसा है पीडीएफ मैगजीन के अंदर जो एकदम रटे रटा इंट्रोडक्शन, रिसेंटली दिस हैपन बोल के पूरा आर्टिकल, रिसेंटली दिस हैपन पूरा आर्टिकल। प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं हो सकता ना, उत्तराखंड में ये हुआ और ये हमारा जवाब है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन कि यूसीसी का मतलब क्या है और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसी हिसाब से जवाब सही बनना चाहिए। तो ये काफी कमजोर इंट्रोडक्शन है। सही इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा हो सकता है आपने समझाया टॉपिक क्या है यूसीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव की आप बात करें। ऐसा ही एक और भी प्रश्न था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स इन द प्रियम्बल, और ये आज के जमाने में कैसे रेलेवेंट है, प्रियम्बल के बारे में प्रश्न पूछा। मोदी सर इसमें क्या गलतियां थी? इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में दो गलतियां मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक ये कि सबसे पहले हमारे को इंट्रोडक्शन का मतलब समझना चाहिए कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है भूमिका। अगर मैं एक लेमन भाषा में बात करूं, हमारे को पता है कि मिर्जापुर में मुन्ना भैया को मिर्जापुर की गद्दी मिलेगी, लेकिन उसमें पहले भूमिका बांधी जाती है कि उसमें जो है कालीन भैया भी आएंगे, गुड्डू भैया भी आएंगे, लड़ाई होगी, फिर जाके कहीं मिर्जापुर की गद्दी उन्हें दी जाएगी। अब एस्पिरेंट को लगता है कि नहीं, मेरे को पता है एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं सीधा पहले वही लिख देता हूं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है थोड़ी सी भूमिका बांधना, एक बात। दूसरी बात, ये जो इस प्रकार के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रिसेंटली, एलेज्ड, या फिर अभी तक ये हुआ, तो वो जो मीडिया वाले वर्ड्स होते हैं, एडिटोरियल वाले वर्ड्स होते हैं, अखबार वाले वर्ड्स होते हैं, वो हमारे को आंसर राइटिंग में नहीं लिखने होते, क्योंकि जर्नलिज्म की, बुक राइटिंग की और आंसर राइटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रियम्बल वाला क्वेश्चन देखें, फैक्चुअली यहाँ पे एस्पिरेंट ने बिल्कुल सही लिखा है कि प्रियम्बल जो है वो केशवानंद भारती के अंदर बोला गया कि जो है भारतीय संविधान का अखंड हिस्सा है, उसके बाद सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारी बातें फैक्चुअली सही है, इसमें फैक्चुअली कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रियम्बल के बारे में आप शायद पहले ये लिख सकते थे कि ये जो है की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल जो है वो असेंस बताता है, इवन दो वो हिस्सा है हमारे संविधान का, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन वो हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। और अगर कहीं पे भी किसी कानून में कंफ्यूजन होती है तो उस कानून के इंटरप्रिटेशन में भी हमारे को मदद करता है। अगर आप इस तरीके से शुरू की 2 लाइन में बता दें कि प्रियम्बल एग्जैक्टली करता क्या है, उसका यूज क्या है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल्स तो लिखना ही है और बॉडी में आपको प्रिंसिपल्स ही लिखने हैं। अगर आप इंट्रो में भी प्रिंसिपल्स लिख दोगे, बॉडी में भी प्रिंसिपल्स लिख दोगे, तो वो रेपिटेशन हो जाएगा। एसेंशियली आप अपने खुद के ही नंबर कम करवा रहे हैं। बहुत सही कहा आपने मित्रों, ये ऐसी चीजें जो आप खुद लिखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा। जो सर ने बहुत सही बात करी कि आप इंट्रोडक्शन में भी सारे प्रिंसिपल लिख रहे हैं, फिर बॉडी में भी वापस कि ये प्रिंसिपल और आज के जमाने में ऐसे रेलेवेंट है, तो दो दो बार रिपीट करेंगे तो कोर वर्ड्स या मतलब कोर जो आर्गुमेंट लिखने उसके लिए आप इम्पैक्ट बना नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो अब ये इसका क्या हो सकता है मोदी सर? तो इसका ये हो सकता है कि जब जैसे इंस्टाग्राम में बायो वगैरह लिखते हुए इतनी क्रिएटिविटी आती है और उसमें एक लाइन में आप अपने पूरे जिंदगी का व्याख्या कर देते कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आई नो व्हाट आई एम, डोंट टेल मी। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न की भी समझ होनी चाहिए कि आप 1 लाइन 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख पाए कि उत्तर की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी एक चीज मैं भी ये जवाब देख रहा था कि प्रश्न में ये पूछा कि प्रियम्बल और आज के जमाने में कैसे रेलेवेंट है, तो आज के जमाने में उसकी भूमिकाएं बांधनी थी कि जैसे
कुछ इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो और आज की तारीख में इनइक्वालिटी बढ़ रही है इनकम की वगैरह वगैरह, और उसको ऐसे XYZ टैकल करना है। जवाब में मैंने देखा बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा केशवानंद भारती जजमेंट का इतना लंबा एनालिसिस और थीसिस उसने लिख दी कि जो मेन मुद्दे पे आना था कि आज के जमाने में रेलेवेंस क्या है, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया कैंडिडेट। तो मतलब जो पूछा नहीं है वो वाली चीज पर इतनी लंबी चर्चा क्यों करनी है, वो भी आपको समझने की जरूरत है कि नहीं करनी चाहिए। और सर यहाँ पे एक मित्रों बात मैं, सॉरी, बताइए जी, ना बताइए। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम प्रियम्बल की लैंडमार्क जजमेंट्स को देखें तो आप ये समझिए एस्पिरेंट साइकोलॉजी की, अगर सपोज करिए एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं तो केशवानंद भारती तो सभी को पता है, तो अल्टीमेटली अगर आप केशवानंद भारती लिख रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं कंपेटिटिव एज खत्म हो रहा है। क्यों ना आप इसमें ए के गोपालन की जजमेंट, बेरूबारी जजमेंट, कुछ नई जजमेंट जो और हैं, या फिर LIC ऑफ इंडिया की जजमेंट को अगर ऐड करने की कोशिश करें तो एग्जामिनर को आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज यहाँ पे दिखेगी। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि मेरे को पॉइंट्स तो लिखने हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखने हैं जो शायद दूसरे 90% एस्पिरेंट्स नहीं लिख रहे होंगे, सो दैट मेरे को 2 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल पाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट होंगे जो थोड़े दो चार चीज और जान के लाए होंगे, उसको एक आध दो थिंकर और कुछ और एनालिसिस पता होगा, तो उनके सामने भी बेहतर दिखना है तो डेफिनेटली केशवानंद से तो आगे दुनिया और भी है, वो भी सब चीजों को कोट करना जरूरी है। मित्रों, यूपीएससी की जो प्रीलिम एग्जाम हुई थी उसमें 12,000 से ज्यादा थोड़े बच्चे पास हुए थे। उन सब लोगों ने मेंस एग्जाम दिया तो मेंस में 2,529 कैंडिडेट्स मेंस से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए। तो अगर आप सक्सेस रेशियो देखो, 12,000 लोगों ने मेंस दिया, 2500 उसमें से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मतलब 20 to 21% का सक्सेस रेशियो है। तो आप ऐसा मत समझो कि जस्ट बिकॉज मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया तो मेरे घर सीधी रॉयल एंट्री के लिए गाड़ी आ जाएगी। नहीं, लंबी लड़ाई और भी होती है जो ये मेंस की होती है, और वहां अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, इट विल नॉट हेल्प। मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि अन अकेडमी के जो प्लस लर्नर्स हैं उनमें से 280 से ज़्यादा बच्चों ने मेंस से इंटरव्यू वाला स्टेज क्वालिफाई किया है, और उन सब की अभी फ्री में मॉक इंटरव्यू की ट्रेनिंग चल रही है। अगर आपने भी मेंस क्वालिफाई किया है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, और उसका भी सब रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ये जो अन अकेडमी है तो ये ऐसी चीज़ नहीं बस कि अब समझिए, असल में रिजल्ट हो रहा है कि जहाँ बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था और उसमें से उन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया है। अन अकेडमी क्या है? ये जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार ऐसी चीज है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे पेड कोर्सेज बाय डिफरेंट टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट वो अनलॉक हो जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के बैचेज हैं, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन होती है, जैसे इवेल्युएशन अभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। और कुल मिलाकर प्रीलिम्स के लिए 2023 के एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट करें तो एक्सेलरेट और अवतार बैच इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल के लिए है। 2024 प्रीलिम्स और मेंस के लिए टारगेट करें तो एक्सपीडिशन और आराम बैच है, ये 6 महीने का, वो 18 महीने का है। और उसके अलावा हिंदी माध्यम के भी ऐसे ही बैचेस चल रहे हैं। सारी चीज़ें डिस्काउंट कोड के साथ डिस्क्रिप्शन में दी है, डू ज्वाइन इट। तो ये होता है अन अकेडमी का प्लस पैकेज। उसके ऊपर अगर आप आइकॉनिक एड ऑन लेते हैं तो आइकॉनिक एड ऑन में आपको और एक्स्ट्रा क्या मिलता है? 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, डेली क्यूरेटेड कंटेंट MCQ प्रैक्टिस, और ये जो नोट्स 2.0 है जो सबको डिजिटल एक्सेस मिलती है। जो आप आइकॉनिक एड ऑन लेते हैं तो आपको उसकी प्रिंटेड एडिशन भी मिलती है। सो दैट इज अन अकेडमी आइकॉनिक एड ऑन। और अलग से जो ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने जो ये लेक्चर वाला कोर्स कंप्लीट किया था और अब उनको सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो अलग से भी मेंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं सेपरेटली। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो जवाब लिखे जाते हैं उसमें इररेलेवेंट हेडिंग्स, ये भी मुझे एक तकलीफ दिखी। लोग ऐसे इंट्रोडक्शन, मतलब जवाब लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन ऐसा हेडिंग लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी ऐसा हेडिंग लिखते हैं, फिर बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन ऐसा हेडिंग लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। तो भाई एग्जामिनर को इंटेलिजेंस है इतनी कि शुरू में जो 4 लाइन लिखी है वो इंट्रोडक्शन ही है, तो वो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बेटर हेडिंग्स क्या हो सकते हैं कि रीजन फॉर एक्स, लेसन फॉर वाई, प्रॉब्लम फेस्ड बाय जेड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू सोल्यूशन, इस तरह का होना चाहिए। तो एग्जामिनर की इंटेलिजेंस को भी आप न बर्बाद करें, ये भी आपको एक सजेशन है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बॉसी लैंग्वेज, अवॉइड द बॉसी लैंग्वेज। एक प्रश्न पूछा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके क्या फायदे नुकसान है, क्या भारत में लागू करना चाहिए कि नहीं, समान नागरिक संहिता के बारे में। तो मोदी सर, इसमें क्या गलती देखी आपने? इसमें गलती ये देखी मैंने कि
एस्पिरेंट्स को देखिए, अगर हम एक ब्यूरोक्रेट या फिर एक सिविल सर्वेंट का रोल समझते हैं, तो आप ये समझिए कि आगे जाके आपको मिनिस्ट्री की साइड से, भारत की साइड से अलग-अलग चिट्ठियाँ लिखनी होंगी और उसमें आप एक बहुत ही जो सहज भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आप उसमें कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी जैसे आप यहाँ पे देखें, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज नो नीड फॉर होमोजेनाइजेशन, या फिर नीचे क्या लिखा है? इट इज अ बेटर अप्रोच फॉर दैट। इस प्रकार से अगर आप एग्जामिनर को वर्डिक्ट देंगे तो फिर उनके माइंड में क्या आएगा कि ये तो अभी ऑफिसर बना नहीं है, हमारे को वर्डिक्ट दे रहा है, कल कोई ऑफिसर बन जाएगा तो फिर तो ये और तानाशाही वहां पे करने लगेगा। तो भाषा के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप ये लिख सकते थे कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उसका जो है रिस्पेक्ट किया जाए, तो आप सारे ग्रुप्स की बात को कंसिडर कीजिए पार्लियामेंट्री कमिटीज के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, और फिर एक इंक्लूसिव लॉ लेके आ सकते हैं जो कि सारे कम्युनिटीज के कंसर्न्स को एड्रेस कर पाए। तो दैट कुड हैव बीन अ बेटर लैंग्वेज इन दिस केस। डेफिनेटली मित्रों, ये जो यूसीसी कोड वगैरह चीजें, इसमें भाषा अपनी शालीन होनी चाहिए। ऑफिसर की भाषा हमेशा शालीन होनी चाहिए। एमटीवी रोडीज नहीं बनना है हमें। और ये जो सारे मुद्दे इस पर यूट्यूब पर जिस किस्म का कंटेंट परोसा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, सेक्युलरिज्म की बात हो, तो वो सब चीजें जब आप जवाब में लिखते हैं, इट नीड्स टू बी ऑफिसर लाइक। फिर खैर, पर अब इनकी ऐसी लैंग्वेज स्किल क्यों डेवलप नहीं हो रही मोदी सर? तो फिर उसके कुछ कारण ये हैं कि जो लैंग्वेज मैंने देखी आंसर कॉपीज चेक करते हुए कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसमें मैंने ये देखा कि पर्सनल ओपिनियंस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डाले जा रहे हैं। लेकिन यूपीएससी इज नॉट अबाउट योर पर्सनल ओपिनियन कि आपको पर्सनली क्या लगता है। इट इज अबाउट कि संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत के लोकतंत्र के लिए क्या सही है, हमारे को वो उत्तर पेश करना होता है। आपका जो पर्सनल ओपिनियन अगर आप उसी को स्ट्रॉन्ग वर्डेड भाषा में लिख दोगे, तो एक प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल माइंडसेट को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ईपीडब्ल्यू पढ़िए, महीनों महीनों उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्वालिटी कंटेंट का मतलब बेसिक अखबार ठीक से पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि एक ही सिक्के के दो तीन पहलू, चार पहलू हो सकते हैं। जब तक आपको वो नहीं समझ आएगा तो आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे और उसको असहज भाषा में लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो इसलिए मित्रों, पढ़ाई का व्याप बनाने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जरूरत से ज्यादा एकेडमिक और वो इंटेलेक्चुअल चीजों में, पर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, न्यूज़पेपर पढ़ो, कॉलम पढ़ो, तो आपकी भाषा थोड़ी और बेहतर हो सकती है। इसके आगे मोदित सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल और लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। मित्रों, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ना और समझना कि वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के बारे में, उसके संवैधानिक, सांस्कृतिक, कानूनी प्रभाव के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर सर आपको क्या गलतियां दिखी? यहाँ पे कई सारे मुद्दे इन्वॉल्व थे, जैसे कि रेप, मैरिटल रेप, उसका संवैधानिक, कल्चरल और कानूनी इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे को वो लिखना था। एस्पिरेंट्स का यहाँ पे जब उन्होंने आंसर लिखा तो मेरे को क्या दिखता है कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। कि जैसे एक मूवी देखते हैं हम, वो क्लियरली फ्लो कर रही है, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक वो फ्लो करती है। एस्पिरेंट को नॉलेज पूरी होगी, लेकिन उनका फ्लो ऑफ थॉट जो है काफी ब्रोकन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये उत्तर अपने स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे सब जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, तो एस्पिरेंट ने पहले क्या करा, मैरिटल रेप इज नॉट येट क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है, एक लाइन लिख दी। फिर उसके बाद वो डिफाइन कर रहे हैं रेप क्या होता है, कि रेप इज एनी सेक्सुअल एक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द इंडिविजुअल, और फिर दोबारा वो मैरिटल रेप पे आ गए। तो क्या ये बेहतर नहीं रहता कि पहले आपने सेक्शन 375 आईपीसी रेप को डिफाइन कर दिया, उसके बाद फिर आप शिफ्ट हो रहे हैं कि रेप के अंदर एक कैटेगरी और होती है मैरिटल रेप, जो कि अभी आईपीसी में डिफाइन नहीं करी गई है, लेकिन महिलाओं को इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको जो रिलेटेड टॉपिक्स है उनको एक साथ लिखना है। एब्रप्टली कहीं से भी कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है रैंडमली आपने लिख दिया, वो नहीं लिखना है आपको, और एब्रप्टली पैराग्राफ भी चेंज नहीं करना है। यहां पे एक प्रॉब्लम जो मेरे को देखने को मिलती है कि अगर आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो नॉर्थ पोल और बॉडी में फिर आप साउथ पोल लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। मूवी का हर सीन जो है वो पिछले सीन से लिंक्ड, रिलेटेड, कनेक्टेड होना चाहिए। वैसे ही जब आप इंट्रोडक्शन पूरा लिख देते हैं, जब बॉडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें स्लो ट्रांजिशन होना चाहिए कि हाँ, रेप एक प्रॉब्लम है, मैरिटल रेप कानून के अंदर डिफाइंड नहीं है। बॉडी पे आइए, बॉडी में क्या लिखेंगे कि मैरिटल रेप की वजह से जो महिलाएं हैं उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और फिर उसके बाद उसका इंपैक्ट लिखना हम शुरू कर देंगे बुलेट पॉइंट्स में। बिल्कुल सही कहा आपने कि मूवी में जो लीनियर सीक्वेंस है उस हिसाब से जाना चाहिए। क्रिस्टोफर नोलन नहीं बनना चाहिए। वो आपको अपनी मूवी समझ आ रही है, पर एग्जामिनर को भी तो समझ आना जरूरी है। लॉजिकल सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वो इसलिए भी क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, मिनिस्टर आपको कहता है ये वाला कुछ मैटर में मुझे पार्लियामेंट में जवाब देना है, प्रेस ब्रीफ दे जाइए अभी के अभी दो, तो लॉजिकली क्रिस्पी तरीके से होगा, तभी आप अपनी बात को जनता के सामने, ऑपोजिशन के सामने रख पाएंगे। ये जो मैरिटल रेप वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर चॉइस ऑफ वर्ड इज ऑल्सो, वो बहुत ही गरिमापूर्ण होनी चाहिए और लॉजिकली सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं देख रहा था जवाब में भाई ने लिखा कि जो मैरिटल रेप होता है तो इसके चलते राइट टू लाइफ इज डिनाइड टू मैरिड वुमेन हु इज फेसिंग मैरिटल रेप, जीवन का अधिकार उससे छीन लिया जाता है। अब आप सोचो, जीवन का अधिकार छीना जा रहा है या कुछ और छीना जा रहा है। द प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड विल बी कि राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ इज डिनाइड टू वुमेन व्हेन शी इज सब्जेक्टेड टू मैरिटल रेप। वो जीवित तो है लेकिन गरिमापूर्ण जीवन उसे नहीं मिलेगा जब आप ये वैवाहिक बलात्कार उससे हो रहा है। तो राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ चीजें अलग है। तो वो वही है, सेपरेटिंग वीट फ्रॉम द शाफ। कुल मिलाकर अगर उसे 12,000 में से 2,500 लोगों को ही सिलेक्ट करना है तो फिर वो देखेगा ना कि कौन सबसे बेहतर लिख रहा है। तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये तभी इंप्रूव होंगी जब आप न्यूज़पेपर, कॉलम्स, अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत रखेंगे। जी मोदित सर। सर यहाँ पे जो कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एक मैरिटल रेप हमने देखा, ऐसे ही कई बार क्लास में भी और मॉक आंसर्स में भी मैंने देखा है कि जब आरक्षण की बात होती है स्पेसिफिकली, तो आरक्षण में हमारे को पता है कि अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग विचार होते हैं, तो उसमें भी कई बार ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जिससे ये ऐसा होता है कि आंसर आपका ठीक ना बैठे या फिर जो है अभद्र भाषा का उसमें कई बार प्रयोग किया जाता है। तो उन सब चीजों से हमारे को बचना चाहिए, और ये जो अंदर के एकदम से जज्बात निकल के आ रहे थे कोई भी टॉपिक सुनते ही कि हाँ ये टॉपिक है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये टॉपिक है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, वो जज्बात को आपको साइड में रख के एक गरिमापूर्ण और एक संवैधानिक उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। और वही एक ऑफिसर की अच्छी क्वालिटी है। तो मित्रों, ये एमटीवी रोडीज नहीं बनना है, पहले भी कहा, बार भी दोबारा भी मैं दोहरा रहा हूँ। ग्रामर और लैंग्वेज के अंदर और क्या गलतियां देखी गई मोदित सर? सर लैंग्वेज और ग्रामर में काफी गलतियां देखी गई। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत बड़ा इशू है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ऐसे करिए कि बिल्कुल रेनन मार्टिन की किताब या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपको लिखनी है। आप बेसिक इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यूपीएससी कभी नहीं कहता कि आपको बहुत हाई फाई भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन अगर आप अपना उत्तर जो है वो इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो वहां पे कैपिटल का कहां पे प्रयोग करना है, कहां पे नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आंसर शीट देखें, इट मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे को पता है प्रॉपर नाउन्स के साथ कैपिटल वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी ना तो किसी देश का नाम है, ना किसी आर्टिकल का नाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी ऐसे जगह का नाम है। तो इनको आपने टी और आर को कैपिटल क्यों लिखा है, या फिर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का आपने जी कैपिटल क्यों लिखा है यहाँ पे। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर पकड़ता है। सपोज करिए आप भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस को ऑफिसर बनने के बाद लेटर लिख रहे हैं और उसमें अगर आप ये गलतियां करेंगे तो फिर उससे तो फिर अपने देश का नाम खराब होगा ना, कि यहाँ वालों को तो फिर वो इंग्लिश नहीं आती और ये ऐसे खराब चिट्ठी लिख रहे हैं। या फिर नीचे आप देखें तो उधर सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। अब आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का पी और मिनिस्टर का एम कैपिटल है, लेकिन होम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को बराबर की इज्जत यहाँ पे नहीं दी गई और बोला गया कि होम मिनिस्टर का एच स्मॉल रख दो और डिफेंस का डी स्मॉल रख दो, क्योंकि इनकी गरिमा उतनी नहीं है जितनी प्रधानमंत्री की। आप ये सिग्नल देना चाह रहे हो, जो कि गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करना है। स्पेलिंग मिस्टेक, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कई बार इस्तेमाल होता है कि इकोनॉमी की स्थिति जो है वो वीक चल रही है। वो वीक जो है डब्ल्यू डबल ई के और डब्ल्यू ई ए के में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और आप ये लिख देते हो कि इकोनॉमी जो है हफ्ते चल रही है। इकोनॉमी हफ्ते नहीं, इकोनॉमी कमजोर चल रही है, तो उसमें डब्ल्यू ई ए के वाला वीक आएगा, डब्ल्यू डबल ई के वाला वीक नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दों का चयन कैसे करना है, कहां पे कैपिटल लगाना है, कहां पे फुल स्टॉप और कॉमा लगाना है। और ये चीजें आप कोई किताब से या कोर्स से नहीं समझ सकते। अगर आप बेसिक शिद्दत से थोड़ा बहुत एडिटोरियल देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कहां पे कैपिटल यूज होगा और कहां पे नहीं होगा। बिल्कुल, ये स्पेलिंग, ग्रामर, वोकेबुलरी वो एक दिन में नहीं बन सकती, धीरे धीरे डेवलप होता है और उसके लिए ऐसे सब न्यूज़पेपर, कॉलम, अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ें। इट विल हेल्प यू। कुछ नहीं मिले तो एनसीईआरटी क्लास 11-12, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी क्लास 11, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब पढ़ लो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ग्रामर का, एंड मित्रों ये तो यूपीएससी के इवैल्यूएशन गाइडलाइन में भी है कि वो लैंग्वेज और वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आप बहुत गलती करेंगे तो मार्क्स काट भी सकते हैं उसके। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थिंग। फिर और क्या चल रहा है मोदी सर? ये बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर दी भाई ने। तो अभी वो ट्रेंड होता है, जैसे वो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि ये मेरी प्रिपरेशन का पेज है और उसमें मैं एक पूरी किताब को हरे, नीले, पीले, लाल मार्कर से अंडरलाइन करके दिखाऊंगा। तो वो एग्जाम में भी वो इनका बस नहीं चला कि वो अलग अलग कलर के पेन ले जाए, लेकिन अंडरलाइन तो करेंगे, सुंदर दिखाना आंसर को। तो अब ये देखिए, आंसर अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि
एग्जामिनर के पास अगर टाइम कम है या वो ठीक से पूरा आंसर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनका फोकस सीधा उस कीवर्ड के ऊपर जाना चाहिए जो आपने अंडरलाइन करा है। अब अगर आप ये पूरा का पूरा आंसर ही अंडरलाइन कर दोगे तो वो तो एग्जामिनर को भी पता है कि भाई मेरे को तो आंसर पढ़ना ही है, तो अंडरलाइन करने का पॉइंट क्या है फिर। इससे तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। एब्सोल्युटली, सारा ही अंडरलाइन करोगे तो फिर इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? वो ध्यान जैसे रखिए वो मित्रों। कुछ अलग अलग किताबों में होता है, जैसे हम क्लास में गाइडलाइंस देते हैं कि आप जो इंपॉर्टेंट है वहां स्टिकी नोट लगा लो या पिंक से उसे कलर कर लो। वो एंड तक पता चलता है कि वो इतना कलर कर दिया कि पीछे वाले पेज पे भी वो इंक आ गई और कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। फिर ये एग्जामिनर के साथ भी यही होने वाला है। बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट भी कुछ ज्यादा जरूरी है, उसमें क्या गलतियां थी? ये आपके सामने देखिए कि अ, अगर हम पूरा पेपर देखें तो हमारे को हर क्वेश्चन में एवरेज 7 से 8 मिनट लेके चलने होते हैं। अब एस्पिरेंट को शुरू शुरू में नया जोश होता है, वो कहते हैं नहीं मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा। और उस परफेक्शन के चक्कर में क्या होता है कि एक क्वेश्चन में आपने 20 से 25 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, 16 मिनट लगा दिए। मतलब कि आप 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम जो है वो एक क्वेश्चन में लेगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम खत्म हो गया, बचे हुए क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे। तो वहां पे आपको थ्री इडियट्स देखने में अच्छी लगती है कि मैं रैंचो बनूंगा, परफेक्शन के पीछे भागूंगा। लेकिन जब एग्जाम में रेस लगती है तो फिर आपको राजू रस्तोगी और वो वाला हिसाब करना पड़ेगा कि भाई कुछ करके बस अपना एवरेज आंसर लिख दो सबके जितना, तो अपना मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाए। क्वेश्चन स्किप हो रहा है तो आपके नंबर आएंगे ही नहीं। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, इधर एवरेज अबव एवरेज आंसर लिखने की कोशिश करिए जिससे कि 7 से 8 मिनट में आप आंसर कंप्लीट कर पाए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप साथ में घड़ी लेके बैठिए, और अगर आप 7 8 9 मिनट ले रहे हैं दैट इज फाइन, प्रैक्टिस के साथ वो 7 8 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल। और ये टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, वरना ये आप देखिए, ये भाई ने जो जवाब लिखे हैं, करीब 5 जवाब तो उसने स्किप, 6 जवाब स्किप कर दिए। तो फिर तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता आपका। तो हर एक आंसर अच्छा लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप टाइम को ठीक से मैनेज करो, वर्ड लिमिट को ठीक से मैनेज करो, वो जरूरी है। वरना फिर वही चाय की टपरी पर 20 में से 8 प्रश्न लिखने के बाद आप खुद को अजय देवगन समझ तो सकते हैं, पर सिलेक्शन आना मुश्किल है। 12,000 लोगों ने एग्जाम दिया, 2,500 लोग ही अभी आए हैं। तो मित्रों, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, वरना सही मार्क्स नहीं आएंगे तो आप दूसरों से आगे रेस में निकल नहीं सकते। दैट वॉज द मिस्टेक नंबर 8। अब मिस्टेक नंबर 9, फैक्ट्स लिखने में गलती। ये क्या था मुदित सर? फैक्ट्स लिखने में गलती सर कि यहाँ पे मेरे को लगा कि जब एस्पिरेंट्स पेपर के लिए अपियर हुए तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं किया हुआ था। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने लिखा हुआ है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो आर्टिकल 338 बी में दिया हुआ है। एक्चुअल में वो 338 ए में दिया हुआ है, 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दिया हुआ है। तो उन्हें ये धुंधला धुंधला आइडिया हो गया कि हाँ 338 के अराउंड है, लेकिन वो ए और बी में कंफ्यूज हो गए। सिमिलरली डीपीएसपी में जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की तो वो हल्का सा कंफ्यूजिंग हो रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है या फिर 39 ए, 39 बी, 39 सी में क्या दिया हुआ है। इसके अलावा 40 41 में क्या दिया हुआ है। तो उधर सोशलिज्म टाइप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर वुमेन राइट्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें एस्पिरेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं है और आप तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, देखिए प्रीलिम्स में तुक्का चल जाएगा क्योंकि वहां पे आपको कागज को काला करना है और एग्जामिनर को नहीं पता कि आप उस आंसर तक तुक्के से पहुंचे हैं, रियल नॉलेज से पहुंचे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसी फैक्चुअल ब्लंडर कर दिया, गलती कर दी, तो फिर एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि नहीं भाई इसने ऊपर जो लिखा है वो भी कुछ सीरियस कंटेंट नहीं है, ये तो यहाँ पे तुक्केबाजी कर रहा है या फिर ऐसे अंदाजे से उत्तर लिख रहा है। और हमारे को अंदाजे वाले सिविल सर्वेंट्स नहीं चाहिए ऐसे। राइट। और मित्रों, आप ये भी सोचो कि आप जिनके साथ compete कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो 2 3 अटेम्प्ट देकर बैठे हैं। तो वो तो सब रट के आए हैं फैक्ट्स भी। तो वो लोग सही फैक्ट्स लिखेंगे और आप गलत कर रहे हैं तो एग्जामिनर को तुरंत दिख जाएगा कि ये यहाँ पर गलती हुई है। ऐसा ही पिछले वीडियो में आप याद करें, पिछले फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर क्रोनोलॉजी गलत हो गई, बाकी सब लोग सही लिखेंगे, आप गलत लिखेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट। सही से मतलब रट के चीज़ों का, ये जो भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, आपने उसे मेमोराइज करना है। तो अगर मैं यहाँ पर वापस से रिकैप करूं कि कुल मिलाकर लोगों ने क्या क्या गलतियां की थी, तो सबसे पहले एक तो कीवर्ड्स में डेविएट करना, कांगारू कोड्स के बारे में पूछा और आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे। दूसरा, इंट्रोडक्शन कमजोर लिखना, लॉजिकली जो बॉडी के साथ फिट नहीं हो रहा है। तीसरा, हेडिंग्स इरेलेवेंट तरीके से कुछ भी चीज में बना देना। चौथी बात कि बॉसी वर्डिक देना, शालीन भाषा नहीं होना, जैसा हमने वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्वेश्चन में देखा। पांचवी गलती की पैराग्राफ या लॉजिकल स्ट्रक्चर एब्रप्टली चेंज हो जाता है, जैसा मैरिटल रेप वाले केस में हमने देखा। ग्रामर, स्पेलिंग और कैपिटल स्मॉल लेटर की बहुत ही सिली मिस्टेक्स देखी गई। एक्सेसिव अंडरलाइनिंग, हर एक पेज को, हर एक वर्ड को आप कर रहे हैं।
टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, कुछ जवाब बहुत अच्छे लिखने के चक्कर में वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया और बाकी वाले जवाब आपके पूरे छूट गए, 5-6 जवाब आपके छूट गए, आप तो कंपटीशन से बाहर हैं। और 9वीं गलती की फैक्चुअल एरर्स, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वगैरह में। उसी तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई कानून कौन से साल में पास हुआ था, आप बजट या इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी का डेटा, टैक्स कलेक्शन का डेटा, या हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्रोनोलॉजी, उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो हमारे ये मेंस मिस्टेक का एपिसोड 2 पॉलिटी, कुछ ये गलतियां थी। सो नाउ योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुदित सर। सर पॉलिटी में हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपना उत्तर लिख रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है कि सपोज अगर मैं बात करूं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की, तो एस्पिरेंट्स जब भी आंसर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एज पर 42nd CAA। ये आपने फैक्चुअली सही लिखा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ईयर साथ में लिखना जरूरी है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया केशवानंद भारती जजमेंट, ये ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट कब पड़ेगा, जब आप प्रॉपर लिखेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जजमेंट का पूरा नाम और साथ में ईयर। या फिर सपोज करिए कि अगर आप प्रियम्बल में कुछ लिख रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल 14 का मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन आर्टिकल 14 का मतलब सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, इट ऑल्सो मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखिए, एक नॉर्मल एस्पिरेंट और एक रैंक वाला, सिंगल रैंक वाला, डबल डिजिट रैंक वाला जो एस्पिरेंट है, उसमें यही छोटी छोटी बातों का फर्क निकलेगा कि जब आप कुछ लिख रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि वो टेक्निकली सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बात आप लिख रहे हैं। हर जगह जबरदस्ती आर्टिकल 14 और 21 को फिट करना भी जरूरी नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिखना चाहिए। तो मित्रों, ये सब तैयारी में आपको मदद करने के लिए अनअकैडमी और उसके टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है। हमारे प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं, जहां पर टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं। डाउट सॉल्यूशन के लिए अलग से बैचेस होते हैं। प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज की एक्सेस मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के साथ आपको एक्सेस मिल रही है, नोट्स का भी आपको एक्सेस मिल रहा है। सो दैट इज द प्लस कोर्स। और उसके ऊपर अगर आप आइकॉनिक एड ऑन खरीदते हैं तो एडिशनली आपको मेंटर्स का 1-on-1 लाइव मेंटरशिप का सपोर्ट डिस्कॉर्ड चैनल से, टेलीफोन कॉल से मिलता है। डेली आंसर राइटिंग, डेली कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये जो नोट्स जो बाकी सबको डिजिटल एक्सेस मिलती है, आइकॉनिक एड ऑन में आपको उसके प्रिंटेड वर्जन दिए जाते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्काउंट कोड के साथ नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उसका फायदा उठाएं। और आने वाले समय में और भी ऐसे बाकी सब्जेक्ट के भी मिस्टेक्स की सीरीज चालू रहेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, कि बाकी विषयों में भी मेंस में बच्चों ने क्या क्या गलती की थी। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।